रेडियो सक्रियता। तो रेडियो सक्रियता की खोज फ्रेंच वैज्ञानिक हेनरी बेकेरेल तथा पी क्यूरी एवं एम क्यूरी ने किया था। इस खोज के लिए इन तीनों को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार मिला था। जिन नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या 83 या उससे अधिक होती है वो अस्थायी होते हैं, और अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए ये नाभिक अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरणें उत्सर्जित करती हैं, और ये तब तक करती हैं जब तक कि ये सीसा में नहीं बदल जाता है। तो इसको रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं और इस घटना को रेडियो सक्रियता कहते हैं। गामा किरणें अल्फा व बीटा किरणें के बाद ही उत्सर्जित होती है। रॉबर्ट पियरे तथा उसकी पत्नी मैडम क्यूरी ने नए रेडियो एक्टिव तत्व रेडियम की खोज करी थी। रेडियो सक्रियता के दौरान निकलने वाली किरणों की पहचान किसने करी थी? रदरफोर्ड ने किया था 1902 में। अल्फा बीटा गामा किरणों के गुण क्या हैं? इसकी उत्पत्ति, तो उत्पत्ति हुआ है नाभिक से। सभी जो किरण हैं वो नाभिक से ही उत्पन्न हुए हैं। प्रकृति क्या होता है? अल्फा किरण धनात्मक, बीटा किरण ऋणात्मक और गामा किरण होता है उदासीन। रचना जो होता है वो हीलियम का होता है। अल्फा कण का रचना हीलियम जैसा होता है, और बीटा कण एक इलेक्ट्रॉन का होता है इसलिए ऋणात्मक होता है, और गामा कण फोटोन होता है जो कि एकदम सीधा चलते रहता है, कोई परिवर्तित नहीं होता है। द्रव्यमान की बात की जाए तो अल्फा कण का द्रव्यमान होता है 6 × 6 × 10⁻27 kg, और बी का जो होता है, बीटा का जो भार होता है द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 kg, और गामा क्या होता है? शून्य होता है। गामा का कोई द्रव्यमान नहीं होता है, आवेश भी गामा का कुछ नहीं होता है। फोटोग्राफिक प्लेट पे तो प्रभाव पड़ता है गामा का, लेकिन विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आवेश क्या होता है अल्फा कण का? +2 इलेक्ट्रॉन, और बीटा का होता है -1.6 × 10⁻19 कूलम। तो इसका इन दोनों का फोटोग्राफिक प्लेट पे भी प्रभाव पड़ता है, और विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र पे भी इसका प्रभाव पड़ता है। सबसे अधिक वेधन क्षमता गामा किरण की होती है क्योंकि ये विचलित नहीं होता है, और सबसे अधिक आयनन क्षमता अल्फा कण की होती है। और अल्फा किरण के निकलने से 2 परमाणु संख्या घट जाता है और 4 द्रव्यमान संख्या घट जाता है, और बीटा कण निकलने से 1 परमाणु संख्या बढ़ जाता है, द्रव्यमान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और अल्फा बीटा किरणों के निकलने से परमाणु संख्या और जो द्रव्यमान बदल जाती है उसी को वर्ग विस्थापन नियम या फिर सोडी का फ्यूजन नियम कहते हैं। रेडियो सक्रियता की माप जो है GM काउंटर ने करा था। और अर्ध आयुकाल तो पता ही है, इसको HL से भी डिनोट करते हैं। अब्र कोष्ठक या फिर क्लाउड चैम्बर क्या होता है? रेडियो एक्टिव कणों की उपस्थिति का पता लगाने के लिए तथा उनकी ऊर्जा को मापने के लिए किया जाता है अब्र कोष्ठ का निर्माण। इसका आविष्कार कौन किया था? CRT ने किया था, CRT विल्सन ने। जीवाश्म, मृत पेड़ पौधे आदि की आयु का अंकन कार्बन 14 के द्वारा किया जाता है। मेनली C12 और C14 का अनुपात लेके आयु का निर्धारण किया जाता है। द्रव्यमान संबंधी नियम जो है मतलब कि आइंस्टाइन ने दिया था 1905 में, और द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच का रिलेशन बताता है द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, और जिसे अपेक्षिता का सिद्धांत भी कहते हैं। इसी में एक फार्मूला आता है E = mc²। आइंस्टाइन जर्मनी में जन्मे व्यक्ति थे और 1921 में उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला। आंकड़ों के अनुसार सूर्य से पृथ्वी को प्रति सेकंड 4 × 10⁻26 जूल ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसके फलस्वरूप इसका द्रव्यमान भी घट जाता है 4 × 10⁻9 kg प्रति सेकंड, क्योंकि द्रव्यमान से ही मेनली ऊर्जा बनता है। नाभिकीय विखंडन तथा संलयन। तो नाभिकीय विखंडन क्या है कि जिसमें मतलब कि नाभिक को तोड़कर मतलब कि परमाणु को तोड़कर एनर्जी प्राप्त किया जाता है। और नाभिकीय विखंडन दिखाया गया सबसे पहले स्ट्रॉसमैन और होन के द्वारा। उन्होंने प्रयोग किया था 235 वाला यूरेनियम। श्रृंखला अभिक्रिया क्या होता है? तो 2 तरह का श्रृंखला अभिक्रिया होता है, एक होता है अनियंत्रित श्रृंखला, एक होता है नियंत्रित श्रृंखला। अनियंत्रित श्रृंखला में क्या होता है? एक बार जब परमाणु तोड़ता है तो 3 न्यूट्रॉन निकलता है, और आगे 3 फिर ये 9 परमाणु को तोड़ता है, 9 आगे बढ़ के 27 परमाणु को तोड़ता है, यानी कि 3 के मल्टीपल होते रहता है। समृद्ध यूरेनियम का ही प्रयोग होता है मेनली परमाणु बम में। परमाणु बम की बात की जाए तो रॉबर्ट ओपनहाइमर के निर्देशन में अमेरिका के द मैनहट्टन प्रोजेक्ट में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम 235 का इस्तेमाल किया जाता है तथा प्लूटोनियम 239 का इस्तेमाल किया जाता है। प्रथम बम जो था यूरेनियम 235 का था, और जो दूसरा बम था प्लूटोनियम 239 का था। यूरेनियम 235 से बना था लिटिल बॉय, जिसको 6 अगस्त 1945 में जापान में छोड़ा गया था हिरोशिमा में।
फिर ये 3 दिन के बाद प्लूटोनियम 239 वाला फैट मैन छोड़ा गया 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी शहर पे। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया तो रिएक्टर में होता है। परमाणु भट्टी का आविष्कार जो किया था प्रोफेसर फर्मी। नाभिकीय रिएक्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी क्या है। रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 का ही प्रयोग किया जाता है। मंदक के लिए इस्तेमाल होता है भारी जल या ग्रेफाइट, और मंदक के रूप में जब ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है तो उसे पाइल रिएक्टर कहते हैं। शिकागो पाइल 1 CP1 दुनिया का पहला कृत्रिम परमाणु रिएक्टर था। 2 दिसंबर 1942 को एनरिको फर्मी के नेतृत्व में एक प्रयोग के दौरान CP2 में पहली मानव निर्मित आत्मनिर्भर परमाणु श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू की गई थी। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में क्या यूज होता है। कैडमियम और बोरॉन का छड़ यूज होता है। यह न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेता है। कितने न्यूट्रॉन को? 2 न्यूट्रॉन को। नाभिकीय रिएक्टर का उपयोग, तो नाभिकीय संलयन पर लेते हैं। तो नाभिकीय रिएक्टर का उपयोग क्या है तो बताइए। नाभिकीय संलयन क्या होता है? जब हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 3 द्रव्यमान वाले को मिलाया जाता है, सम्मिलित किया जाता है, तो एक हीलियम बनता है 2He4, और इसके साथ एक न्यूट्रॉन विसर्जित होता है और यहाँ से ऊर्जा निकलती, विशाल ऊर्जा 17.6 MeV मेगा वोल्ट होगा कुछ। सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत नाभिकीय संलयन है। नाभिकों को संलयित करने के लिए करीब 10⁸ केल्विन के उच्च ताप की आवश्यकता होती है, और इसके साथ साथ उच्च दाब भी चाहिए। हाइड्रोजन बम का विकास किया था एडवर्ड टेलर ने 1952 ईस्वी में करा था, और ये अनियंत्रित नाभिकीय संलयन पर आधारित है। यह बम परमाणु बम की अपेक्षा 1000 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। न्यूट्रॉन बम की बात की जाए तो अमेरिका ने 1977 में इस बम का निर्माण किया था। इस बम द्वारा जीवों तथा मनुष्यों का विनाश हो जाता है, लेकिन इमारतों को कोई नुकसान नहीं होता है। वो न्यूट्रॉन बम है। ब्रह्मांड, तो ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, तो मतलब कि तारों की कुल संख्या कितनी है? 10⁻22 कोटि की होगी। और ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई? कई सारी धारणाएं, जैसे कि एक है अवरक्त विस्थापन, रेड शिफ्टिंग। यदि हम प्रकाश स्रोत की ओर चलें तो प्रकाश तरंग की आवृत्ति में आभासी वृद्धि होगी। यह दृश्य प्रकाश के स्पेक्ट्रम के नीले वर्ण की ओर विस्थापित होगी। इसके विपरीत यदि प्रकाश स्रोत की दूरी हमसे बढ़ती जाएगी तो वो लाल वर्ण की ओर विस्थापित होगी। इसी से पता लगा कि लाल वर्ण की ओर विस्थापित हो रहा है तो पता चला कि ये दूर जा रहा है। ब्रह्मांड मतलब फैल रहा है। अवरक्त विस्थापन के आधार पर ही 1929 ईस्वी में कैलिफोर्निया में स्थित माउंट वेट्सल वेधशाला में कार्य करते हुए एडविन हब्बल ने ब्रह्मांड में होने वाले प्रसार की पुष्टि करी थी। सभी मंदाकिनी हमसे दूर जा रहे हैं। कोई मंदाकिनी हमसे जितनी दूरी पर है वो उतनी ही तेज़ी से हमसे दूर जा रहा है। इस प्रकार मंदाकिनी का जो वेग है दूरी d के समानुपाती होगा, यानी कि मंदाकिनी का वेग जो है हमसे जितना डिस्टेंस है वो उतना ही दूर है। इसके बीच में एक नियतांक आ जाता है जिसको h कहते हैं। तो h का मात्रक क्या होता है? किलोमीटर पर सेकेंड बाय MPC। MPC किसको कहते हैं? तो मेगा पार्सेक को कहते हैं। यानी कि दूसरा है कि इसका मान कितना होता है? 67 किलोमीटर पर सेकेंड बाय मेगा पार्सेक। इस प्रकार यदि हम समय को पीछे लेते जाएं तो ब्रह्मांड की आयु का आकलन 15 × 10⁹ वर्ष, यानी कि 15 अरब वर्ष है। लेकिन कई प्रक्षेपणों के आधार पर हम देख सकते हैं कि इसका वर्ष लगभग 10 अरब से 19 अरब के बीच है, मतलब 10 बिलियन से 19 बिलियन के बीच है। ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब मंदाकिनी, यानी कि 10⁻11 मंदाकिनी है, और प्रत्येक मंदाकिनी में औसतन 100 अरब तारे हैं। ठीक है, तो उसी को मिला के 10⁻22 हो गया। तारामंडल, तो आकाश में कुल 89 तारामंडल है। इसमें से सबसे बड़ा जो तारामंडल है, सबसे बड़ा तारामंडल वो है स्टोनरस, मतलब सेंटोरस जिसमें 94 तारा है, और हाइड्रा में कम से कम 68 तारा है। तो वृहत सप्तऋषि नामक का जो तारामंडल है, बहुत से तारे हैं, जिसमें से 7 सर्वाधिक चमकदार तारे हैं। इन तारों में बना तारामंडल सामान्यतः वृहत सप्तऋषि या बिग डीपर कहलाता है। लघु सप्तऋषि की बात की जाए तो ये भी 7 प्रमुख तारे हैं जो कि उत्तरी गोलार्ध में मेनली दिखने को मिलता है, वो भी वसंत ऋतु में। मृग, ओरियन, तो तारामंडल को शीत ऋतु में देखा जा सकता है, ओरियन को। और मृग सर्वाधिक भव्य तारामंडलों में से एक है, और इसमें 7 चमकीले तारे हैं, जिनमें से 4 किसी चतुर्भुज की आकृति बनाती है।
और इस चतुर्भुज के एक कोने पे सबसे विशाल तारों में एक बीटल गीज नाम का तारा है, जबकि दूसरे विपरीत कोने पर रीगल नाम का एक अन्य चमकदार तारा है। मिरिग के अन्य 3 प्रमुख तारे तारामंडल के मध्य में एक सरल रेखा में व्यवस्थित हैं। तारा क्या होता है, जिसमें 70% हाइड्रोजन, 28% हीलियम, 1.5% कार्बन, नाइट्रोजन और नियॉन 0.5% मौजूद होता है। इसमें लोहा भी होता है। तारे 3 रंग के होते हैं, लाल, सफ़ेद, नीला। तो लाल रंग के जो होते हैं, मतलब जो जिसका ताप निम्न होता है वो लाल रंग के होते हैं, जिसका ताप उच्च पृष्ठ वाला होता है वो सफ़ेद रंग का होता है, जिसका ताप बहुत ज़्यादा हो गया तो वो नीला रंग का होगा। प्रोक्सिमा सेंचुरी क्या है? पृथ्वी से इसकी दूरी लगभग 4.22 प्रकाश वर्ष है। फिर इसके बाद अल्फा सेंचुरी की दूरी है जो कि 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। तारों का जन्म और विकास। तो आदि तारा का निर्माण कैसे होता है? तो यानी कि ब्रह्मांड में बहुत बादल होता है और इन बादलों को ऊट बादल कहते हैं, और इन बादलों का ताप -173 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसे जैसे इन बादलों का आकार बढ़ता है, गैसों के अणुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ता जाता है। जब बादलों का आकार काफ़ी बड़ा हो जाता है तब यह स्वयं के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सिकुड़ता चला जाता है। यह सिकुड़ता हुआ घना गैस पिंड आदि तारा यानी कि प्रोटोस्टार कहलाता है। आदि तारा प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। आदि तारे से तारे का निर्माण। तो तारे के जीवन की अंतिम चरण क्या है कि अपने जीवन के अंतिम चरण के पहले भाग में तारा लाल रक्त या दानव प्रवस्था रेड जाइंट फेज में प्रवेश करता है, और उसके बाद भविष्य उसके प्रारंभिक द्रव्यमान पर निर्भर करता है। यहाँ 2 स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, या तो वो वाइट ड्वार्फ स्टार बन जाता है यानी कि अंतरिक्ष में पदार्थ के सघन पिंड के रूप में नष्ट हो जाता है। यदि तारे के प्रारंभिक द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से काफ़ी अधिक है तो वो अभिनव तारे यानी कि सुपरनोवा स्टार के रूप में विस्फोट करता है, और इस विस्फोट से न्यूट्रॉन तारा होता है जिसको कृष्ण छेद कहते हैं यानी कि ब्लैक होल कहते हैं। और इसको पता लगाया था चंद्र और बन जाता है को चंद्रशेखर सीमा। अधिकांश न्यूट्रॉन तारे पल्सर के रूप में देखे जाते हैं सभी, और ये तो अलग कर दिए, यानी कृष्ण छेद। अधिकांश न्यूट्रॉन तारे पल्सर के रूप में देखे जाते हैं। फिर यहाँ पर आते हैं, चंद्रशेखर ने निष्कर्ष निकाला कि सूर्य के द्रव्यमान के इतना गुना से कम द्रव्यमान वाले तारे जो होते हैं स्वार्फ वामन यानी कि श्वेत वामन तारे के रूप में दिखते हैं, और सूर्य के द्रव्यमान के इतना गुना से अधिक द्रव्यमान वाले जो तारे हैं मेनली न्यूट्रॉन तारे का निर्माण करता है, ब्लैक होल का निर्माण करता है जो सूर्य से 1.44 गुना द्रव्यमान ज़्यादा है। इसके लिए इन्हें सुब्रमण्य चंद्रशेखर को अवार्ड भी मिला है 1953 में, नोबेल पुरस्कार। रक्त दानव प्रवस्था क्या है? रेड जाइंट फेज यानी कि आरंभ में तारों का मुख्यतः हाइड्रोजन होती है। समय बीतने के साथ हाइड्रोजन केंद्र से बाहर की ओर हीलियम में परिवर्तित हो जाता है। अब जब तारे के क्रोड में उपस्थित संपूर्ण हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो जाएगी तो क्रोड में संलयन अभिक्रिया बंद हो जाएगी, और संलयन अभिक्रियाओं के बंद हो जाने के कारण तारे के क्रोड के भीतर का दबाव कम हो जाएगा और क्रोड अपनी निजी गुरुत्व के तहत संकुचित होने लगेगा। लेकिन तारे के बाहरी आवरण में कुछ हाइड्रोजन बची रहती है जो संलयन अभिक्रिया कर ऊर्जा को विमुक्त करती रहेगी, परंतु तीव्रता बहुत ही कम होगी। इन सभी परिवर्तनों के कारण तारे में समग्र संतुलन गड़बड़ हो जाता है, और उसे पुनः व्यवस्थित करने के उद्देश्य से तारे उसके बाहरी क्षेत्र में प्रसार करना पड़ता है, जबकि गुरुत्वीय बलों के प्रभाव के कारण उसको क्रोड में संकुचन होता है। अतः सामान्य तारे से रक्त दानव तारे में परिवर्तन तारे का कोट सिकुड़ता जाता है, जबकि बाहरी आवरण में अत्यधिक प्रसार होता है। यह रक्त दानव तारा कहलाता है। और जब सूर्य भी ऐसा हो जाएगा तो वो बुध शुक्र पृथ्वी को भी निगल जाएगा। श्वेत वामन तारा तो पता चल ही चुका है कि द्रव्यमान पे मेनली निर्भर करता है, और इसमें क्या होता है अंत में कि हीलियम का जो भारी तत्व होता है वो मतलब हीलियम जो होता है वो भारी तत्व में परिवर्तन हो जाता है जो कि कार्बन है। अभिनव तारे तथा न्यूट्रॉन तारे का निर्माण। तो सुपरनोवा स्टार तथा न्यूट्रॉन स्टार, तो ये पता ही है न्यूट्रॉन तारा कैसे बनता है, अभिनव तारा कैसे बनता है। विस्फोट हो जाता है तो वो अभिनव तारा बन जाएगा, सुपरनोवा तारा। संकुचन हो गया तो न्यूट्रॉन तारा। न्यूट्रॉन तारा का घनत्व कितना होता है? न्यूट्रॉन तारा का घनत्व नाभिकीय घनत्व की कोटि का 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब, यानी कि 1 मीटर क्यूब में 1 मीटर क्यूब का वजन 10⁻17 kg होता है। न्यूट्रॉन तारों का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 2 गुना और त्रिज्या लगभग 10 किलोमीटर होता है।
कृष्ण क्षेत्र की बात की जाए तो ये मेनली उनका भविष्य द्रव्यमान पे ही डिपेंड करता है, यानी कि तारों का जो भविष्य है द्रव्यमान पे डिपेंड करेगा, उसके प्रारंभिक द्रव्यमान के अनुमान के अनुसार सभी भारी न्यूट्रॉन तारों का संकुचन अनिश्चित काल तक हो सकता है। इसी क्रम में जब m द्रव्यमान का एक न्यूट्रॉन तारा संकुचित होकर त्रिज्या r=gm/c², जहाँ c प्रकाश की चाल और g गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, प्राप्त कर ले तो वो कृष्ण क्षेत्र बन जाएगा, यानी कि ब्लैक होल बन जाएगा। तो ये पता लगाया था सर्वप्रथम मिचेल ने। तो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा जो है वो है वी आई कैनिस मजोरिस, और ये तारा हमारे सूर्य से कम से कम 2000 गुना बड़ा है, और ये तारा हमारे गैलेक्सी मिल्की वे में ही है, और ये तारा भी हमारे गैलेक्सी मिल्की वे में ही है। वैज्ञानिक उपकरण की बात करते हैं, यानी कि ये क्या है, एक्यूमुलेटर। इसका उपयोग ऊर्जा का संग्रह करने के लिए किया जाता है। एरोमीटर का प्रयोग वायु तथा गैस का भार और घनत्व नापने के लिए किया जाता है। एल्टीमीटर विमान की ऊंचाई। एमीटर विद्युत धारा नापने के लिए। एनीमोमीटर हवा की शक्ति तथा गति नापने के लिए। ऑडियोमीटर सुनने में सहायता के लिए, नहीं ध्वनि की तीव्रता के लिए। ऑडियोफोन ये सुनने में सहायता के लिए। ब्लास्टिक गैल्वेनोमीटर माइक्रो एम्पियर की जाँच के लिए। बैरोग्राफ ये वायुमंडल के में दाब में होने वाले परिवर्तन को देखता है, बैरोग्राफ। बैरोमीटर वायु दाब को नापने के लिए। बिनोकुलर यानी कि दूर की वस्तु को देखने के लिए। कैलिपर्स यानी कि बेलनाकार वस्तु के बाहर का व्यास और अंदर का व्यास देखने के लिए। कैलोरीमीटर तांबे का बना होता है और ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करने के लिए। कार्बोरेटर इस उपयोग का प्रयोग होता है दहन पेट्रोल इंजन में होता है, ताकि पेट्रोल तथा हवा को मिक्स कर सके, तभी विस्फोट होगा और गाड़ी चलेगी। कार्डियोग्राम हृदय गति की जांच करने के लिए। क्रोनोमीटर जलयानों में समय को देखने के लिए। सिनेमेटोग्राफ में क्या होता है कि इसमें रील के ऊपर छोटी छोटी फिल्म को बड़ा पर्दा करके पर्दे पे प्राप्त किया जाता है। छोटी छोटी फिल्म को बड़ा करके पर्दे पर लगातार क्रम में प्रक्षेपण किया जाता है। कंपास बॉक्स उत्तर दक्षिण दिशा पता चलता है। साइक्लोट्रॉन तो इस उपकरण की सहायता से आवेशित कणों जैसे कि नाभिक के कण, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन आदि को त्वरित करते हैं। मेनली डेंसिटी मीटर क्या है, घनत्व नापते हैं। डिक्टाफोन क्या होता है, इसका उपयोग कर अपनी बात तथा आदेश को दूसरे व्यक्ति तक सुनाने के लिए रिकॉर्ड किया जाता है। मेनली नमन नापी क्या है, नमन को नापता है। डायनेमोमीटर क्या है, इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति नापेगा। एपिडोस्कोप चित्रों को पर्दे पर उतारेगा। फायदोमीटर समुद्र की गहराई नापने के लिए। गैल्वेनोमीटर छोटी विद्युत परिपथों तथा विद्युत धारा की दिशा एवं मात्रा नापने के लिए। गाइगर मूलर काउंटर इसकी सहायता से रेडियो एक्टिव तत्वों के स्रोत के विकिरण का पता गणना करते हैं। ग्रेविमीटर पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति। गायरोस्कोप यानी कि घूमती हुई वस्तुओं की गहराई नापता है। हाइड्रोमीटर द्रवों तथा अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए। हाइड्रोफोन पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करने के लिए। हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल आर्द्रता के लिए। स्क्रू गेज का इस्तेमाल बारीक तारों के व्यास को नापने के लिए। किलोस्कोप का प्रयोग करते हैं, टेलीविजन द्वारा प्राप्त चित्रों को इसी उपकरण के ऊपर देखा जाता है। कैलिडोस्कोप क्या होता है, रेखा गणितीय आकृति भिन्न भिन्न प्रकार की दिखाई जाती है कैलिडोस्कोप। फिर इसके बाद है लाइटिंग कंडक्टर क्या है कि ये उपकरण ऊंची इमारतों के ऊपर उसके ऊंचे भाग में लगा दिया जाता है, जैसे कि बिजली वो अवशोषित कर ले। और मेगाफोन क्या होता है, जिसके द्वारा ध्वनि को दूर स्थान पर ले जाया जाता है। मैनोमीटर गैस का दाब नापने के लिए। माइक्रोमीटर मिलीमीटर के हजारवें भाग को पैमाना नापा जाता है। माइक्रोस्कोप छोटी वस्तुओं को बड़ा करके देखते हैं। माइक्रोटोम वस्तु को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काटना। ओडोमीटर यानी कि पहिए वाली गाड़ी की दूरी नापने के लिए। ओसिलोग्राफ क्या होता है, विद्युत तथा यांत्रिक कंपनों की ग्राफ को देखने के लिए। पेरिस्कोप पानी में डूबे हुए पानी के ऊपर के दृश्य का दिखाई। पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बलों की तुलना करने के लिए लघु परिपथों के मापन में तथा वोल्टमीटर और अमीटर में। पायरोमीटर दूर स्थिर वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने के लिए। फोनोग्राफ ध्वनि लेखन में। फोटामीटर दो स्रोतों के प्रदीपन तीव्रता की तुलना के लिए। फोटो टेलीग्राफ यानी कि फोटोग्राफ एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने के लिए। साइटोट्रॉन यानी कि कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के लिए। रडार अंतरिक्ष में आने जाने वाले वायुयानों के संसूचन और उनकी स्थिति के लिए मेनली। रेन गेज वर्षा नापने के लिए। रेडियोमीटर विकिरण के माप के लिए। रेडियो टेलीस्कोप ये एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से दूर स्थान की घटनाओं का बेतार प्रणाली से देखा जाता है।
रिफ्रैक्टरोमीटर यानी कि पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक देखने के लिए, सेस्मोग्राफ भूकंप का पता लगाने के लिए, सेफ्टी लैंप यानी कि माइनिंग में जो लैंप का यूज होता था वो, सेक्सटेंट यानी कि ये मीनार की ऊंचाई नापने के लिए, स्ट्रोबोस्कोप यानी कि आवर्तित गति से घूमने वाली वस्तुओं के लिए गोल गोल जो घूमती है। फिर स्पीडोमीटर गति को प्रदर्शित करने वाला उपकरण है। सबमरीन क्या है कि समुद्र की सतह पर होने वाली एक्टिविटी को दिखा जाता है नीचे रखे। स्फेरोमीटर क्या है? स्फेरोमीटर ये है कि गोलीय तल की वक्रता के त्रिज्या पता करते हैं। विस्कोमीटर द्रव की श्यानता। टेलीफोटोग्राफी यानी गतिशील वस्तुओं का चित्र दूसरे स्थान पर प्रदर्शित किया जा सके, इसके लिए टेलीफोटोग्राफी यूज करते हैं। टेलीप्रिंटर क्या होता है? समाचार प्राप्त करने का एक उपकरण है, इससे सहायता से स्वतः ही समाचार प्राप्त कर लिए जाते हैं। फिर इसके बाद है टेलेक्स, दो स्थानों के मध्य समाचारों का सीधा आदान प्रदान, टेलेक्स। टेलीस्कोप दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखना। टेलीस्टार यानी कि महाद्वीपों के आर पार टेलीविजनों तथा बेतार प्रणाली भेजे जाते हैं इसके द्वारा। थर्मोस्टेट क्या होता है? इसके प्रयोग से वस्तु का ताप एक निश्चित बिंदु तक बनाए रखा जाता है। थियोडोलाइट क्या है कि अनुपस्थित तथा लंबवत कणों की माप करी जाती है। एक्टियोमीटर क्या होता है? सूर्य किरणों की तीव्रता का निर्धारण करते हैं। और होवरक्राफ्ट क्या होता है? वायु की मोटी गद्दी पर चलता है, भूमि दलदली बर्फीले मैदानों रेगिस्तान पर तीव्र गति से भाग सकता है। होवरक्राफ्ट। टैकोमीटर क्या होता है? ये वायुयानों तथा मोटर नाव की गति को मापने के लिए यूज होता है। भौतिक संबंधी महत्वपूर्ण। परमाणु का खोज किसने किया था? जॉन डाल्टन ने 1808 में। परमाणु संरचना नील बोर रदरफोर्ड ने 1913। गति विषयक नियम न्यूटन 1687। रेडियो एक्टिविटा हेनरी बैकरल 1896। रेडियम मैडम क्यूरी 1898। सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टाइन 1905। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण माइकल फेराडे 1831। रमन प्रभाव सीवी रमन 1928। एक्स किरण विलियम थॉर्नटन 1895। क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक 1900। प्रकाश विद्युत प्रभाव अल्बर्ट आइंस्टाइन 1905। विद्युत आकर्षण के नियम कूलम्ब 1779। फोटोग्राफी धातु में जे निप्से 1826। फोटोग्राफी कागज में डब्ल्यू फॉक्स टालबोट 1835 और फोटोग्राफी फिल्म में जॉन कार्बट 1888। आवर्त सारणी की बात की जाए तो मेंडलीव खोजा था 1869। विद्युत प्रतिरोध के नियम JS ओम ने 1828 में। तैरने के नियम आर्किमिडीज। ताप यानिक उत्सर्जन एडिसन। और डायोड बल्ब सर JS फ्लेमिंग 1904। ट्रायोड बल्ब फॉरेस्ट ने खोजा था 1907। नाभिकीय रिएक्टर एनरिको फर्मी 1942। विद्युत अपघटन के नियम फैराडे और बेतार का तार मार्कोनी 1901। मात्रकों का एक पद्धति से दूसरी पद्धति में परिवर्तन। 1 इंच कितने का होता है? 2.54 सेंटीमीटर। 1 फुट कितना का होता है? 0.3 मीटर। 1 गज 0.91 मीटर। 1 मील 1.60 किलोमीटर। 1 फैदम 1.8 मीटर। 1 चैन 20.11 मीटर। 1 नॉटिकल समुद्री मील की दूरी है 1.824 किलोमीटर। 1 भौतिक मानक मील कितना होता है? 1.584 किलोमीटर। 1 एमस्ट्रम कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर। 1 वर्ग इंच कितना होता है? 6.45 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग फुट 0.09 वर्ग मीटर। वर्ग गज 0.83 वर्ग मीटर। 1 एकड़ 10⁻² वर्ग मीटर। 1 हेक्टेयर 10⁻4 वर्ग मीटर। वर्ग मील 2.58 वर्ग किलोमीटर। घन इंच 16.38 घन सेंटीमीटर। घन फुट 0.08 घन मीटर। घन यार्ड 0.76 घन मीटर। 1 लीटर 1000 घन मीटर। 1 पिंट 0.56 लीटर। 1 ग्रेन 64.5 मिलीग्राम। 1 ट्रेम 1.77 ग्राम। 1 ओंस 28.35 ग्राम। 1 पाउंड 453 काउंट। 1 डाइन 10⁻⁻5 न्यूटन। फाउंडल कितना होता है? 0.1383 न्यूटन। अर्घ 10⁻⁻7 जूल। अश्वशक्ति 746 वाट। 1 नॉटिकल मील 60-80 फीट। 1 फैदम 6 फीट। 1 मील 8 फरलांग। 1 मील 8250 फीट। 1 फुट 12 इंच। 1 गज 3 फीट 37 सेंटीग्रेड यानी कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। 122 डिग्री फ़ारेनहाइट -40 डिग्री फ़ारेनहाइट -40 डिग्री सेंटीग्रेड। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 भौतिक मील की दूरी एक समुद्री मील से कम होता है।
मापतोल के विभिन्न मात्रक जैसे लंबाई मीटर, संकेत ये रहा, द्रव्यमान किलोग्राम, संकेत ये रहा, समय सेकंड, कार्य ऊर्जा जूल, विद्युत धारा एम्पियर, ऊष्मागतिकी ताप केल्विन के, ज्योति कंडेला कैंडेला, कोण रेडियन रेडियन, ठोस कोण स्टेरेडियन एस, बल न्यूटन एन, क्षेत्रफल वर्ग मीटर एम स्क्वायर, आयतन चाल मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कोणीय वेग रेडियन प्रति सेकेंड, आवृत्ति हर्ट्ज, जड़त्वाघूर्ण किलोग्राम मीटर स्क्वायर, संवेग किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, आवेग न्यूटन सेकेंड, कोणीय संवेग किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, दाब पास्कल, शक्ति वाट, पृष्ठ तनाव न्यूटन पर मीटर, श्यानता न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ऊष्मा चालकता वाट प्रति मीटर प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, विशिष्ट ऊष्मा जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन, विद्युत आवेश कूलॉम्ब, विभवांतर वोल्ट, विद्युत प्रतिरोध ओम, विद्युत धारिता फैराडे, प्रेरक हेनरी एच, चुंबकीय फ्लक्स वेबर, ज्योति फ्लक्स ल्यूमेन, प्रदीप्ति घनत्व Lx, तरंग दैर्ध्य ms2। विभिन्न यंत्रों तथा उपकरणों के आविष्कार जैसे बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? टॉर्टसेली ने किया था 1664 में। विद्युत बैटरी अल्सांड्रो वोल्टा ने किया था 1800। बाइसिकल का आविष्कार मैकमिलन ने करा था 1839। बाइसिकल टायर का आविष्कार किसने करा? तो जॉन डनलप ने किया 1888। बाईफोकल लेंस बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था 1780। बुनसन बर्नर रॉबर्ट बुनसन ने किया था 1855। कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने करा था 1834। क्रेकोग्राफ का आविष्कार जेसी बोश ने करा था 1928। कॉस्मिक किरण का आविष्कार विक्टर हेस ने करा था 1912। कार्बन पेपर का आविष्कार रॉल्फ वेजवुड ने करा था 1806। कार वाष्प का आविष्कार निकोलस कुगनाट ने करा था 1769। कार आंतरिक दहन का आविष्कार सैमुअल ब्राउन ने करा था 1826। कार पेट्रोल वाला 1885 में आविष्कार किया कार्ल स्पेंस ने। कार्बोटर का इस्तेमाल आविष्कार किसने किया? डैमलर ने 1876। कताई मशीन सैमुअल क्रॉम्पटन 1779। कारपेट स्वीपर मेलविल 1876। क्रोनोमीटर जॉन हैरिसन 1735। घड़ी यांत्रिक 1725। आइसिंग और लियांगसेन चीन। घड़ी पेंडुलम का आविष्कार क्रिश्चियन युवांग 1656। डीजल इंजन रडोल्फ डीजल ने 1895 जर्मनी। डायनेमो माइकल फैराडे 1831। डेंटल फ्लैंक एंथोनी प्लेटसन 1817। डिस्क ब्रेक एफ लेस्टर 1902। डीसी मोटर बेल्जियम का जिनोवा ग्रामे 1873। एसी मोटर मेनली निकोला टेस्ला 1888। इलेक्ट्रोमैग्नेट विलियम स्टार्जन 1824। फिल्म मूक चित्र जो बनाया था लुई ली फ्रेंस यूएसए 1855। फिल्म वाक चलचित्र जर्मनी 1922। फिल्म संगीत युक्त लीडी फॉरेस्ट यूएसए 1923। फाउंटेन पेन लेविस वाटरमैन 1884। गैल्वेनोमीटर एंड्रे मेरी एम्पियर 1834। गैस लाइटिंग विलियम मर्डॉक 1972। ग्लाइडर जॉर्ज केले 1853। ग्रामोफोन थॉमस अल्वा एडिसन 1878। गायरो कंपास सर अल्बर्ट स्पेरी 1911। गीगर काउंटर हैंस गीगर 1913। गैस फायर फिलिप लेवन 1799। लाउड स्पीकर होरेस शॉर्ट 1900। लॉगरिथम जॉन नेपियर 1614। नियोन लैंप जॉर्ज क्लाड 1910। नाइलॉन डॉक्टर वालेस कैरियर 1937। सेफ्टी पिन वाल्टर हंट 1849 यूएसए। स्कॉच टेप रिचर्ड रे 1930। स्वतः चालक चार्ल्स कैटरिंग 1911। और फिर स्लाइड पैमाना विलियम ऑफ ट्रेड 1621। स्काई स्क्रैपर विलियम जेनी 1882। स्टील हेनरी बेसेमर 1855।
सुपर कंडक्टिविटी AK ओनस लिंद नीदरलैंड 1911। स्टीम इंजन कंडेंसर जेम्स वाट स्कॉटलैंड 1769। स्टीम इंजन पिस्टन धाम न्यूकोमेन 1712। स्लू लाइट अलेक्जेंडर फाक 1861। सेफ्टी मैच जॉन वॉकर 1826। सेफ्टी लैम्प हम्फ्री डेवी 1816। सीमेंट पोर्टलैंड जोसेफ अरगडीन 1824। सिनेमा लाउस निकोलस वो लाउस लुमियारी 1895। ट्रैक्टर रॉबर्ट फॉर्मिच 1892 USA। हॉर्पीडो रॉबर्ट हलीहेट 1866 से 68 ब्रिटेन। टैंक सर अर्नेस्ट स्वीटन 1914। टेलीग्राफ यांत्रिक M लेमनार्ड 1786। टैंक जो था ब्रिटेन बनाया था। टेलीग्राफ कोड सैमुअल मोर्स 1837। टेलीफोन ग्राहम बेल USA 1876। टेलीविज़न यांत्रिक JL बेयर्ड ब्रिटेन 1926। टेलीविज़न इलेक्ट्रॉनिक टेलर फॉर्न्सवर्थ USA 1927। टेरीलीन विनफील्ड वो डिक्सन ब्रिटेन 1941। ट्रांजिस्टर जॉन बर्डिन वॉल्टर बेटन और विलियम शाक्ले 1948। टाइपराइटर पेलेग्रिन टेरी 1808। थर्मोस्कोप गैलीलियो गैलीली 1893। थर्मोमीटर 1714 डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट। ट्रांसफॉर्म माइकल फेराडे 1831 ब्रिटेन। वॉशिंग मशीन हॉकले मशीन कंपनी 1907 USA। वेल्डिंग मशीन विद्युत 1877 एलिसा थॉमसन। पनडुब्बी डेविड बुशनेल 1776 USA। विद्युत पंखा व्हीलर 1776। होवरक्राफ्ट सर क्रिस्टोफर कांक्रेल ब्रिटेन 1955। मशीन गन सर जेम्स फकल ब्रिटेन का 1718। मानचित्र सुमेरियनों द्वारा 2250 ईस्वी पूर्व। माइक्रो प्रोसेसर एमी होप USA 1971। माइक्रोस्कोप जेड जॉनसन 5090 नीदरलैंड। मोटरसाइकिल जी डैमलर जर्मनी 1885। माइक्रोफोन ग्राहम बेल USA 1876। पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इंग्लैंड 1928। प्रकाश का वेग रोमर डेनमार्क 1676। प्रेशर कुकर डेनिस पेपिंग 1679। पेपर मुलबेरी फाइबर चीन 105। पैरासूट चीन पियरे क्लान चार्ट 1975। प्लास्टिक अलेक्जेंडर पार्कस 1862। प्रोपलर जलियान फ्रांसिस स्मिथ ब्रिटेन 1837। प्रिंटिंग प्रेस जॉन गुटेनबर्ग 1455। पाकिक मीटर कार्ल्टन मैगी 1935। पाश्चुरीकरण लुई पाश्चर फ्रांस 1867। रडार रॉबर्ट वाटसन वाट 1930 स्कॉटलैंड। प्रिंटिंग टेलीग्राफ डेविड एल्बर्ट ह्यूज ब्रिटेन 1855। रेडियो टेलीग्राफी जी मार्कोनी इटली 1901। रेजर विद्युत जैकब सिक USA 1931। रेजर सेफ्टी किंग जिलेट USA 1901। रेफ्रिजरेटर हैरिसन वो टेनिंग 1850 USA। रबर पौधों का दूध फॉर्म डनलप रबर कंपनी ब्रिटेन 1928। रबर टायर थॉमस होनहोक ब्रिटेन 1846। रबर जलरोधी चार्ल्स मैकिंटोश ब्रिटेन 1823। रबर वल्कनीकृत चार्ल्स गुडियर USA 1841। रिवॉल्वर सेमुनल कोट USA 1935। रिकॉर्ड लॉन्ग प्लेइंग यानी कि डॉक्टर पीटर गोल्डमार्क USA 1948। लेज़र बनाया थियोडर मेमन USA 1960। लिफ्ट यांत्रिक जो बनाया एलिसा ओटिस USA 1852। लाइटिंग कंडक्टर बेंजामिन फ्रैंकलिन USA 1737। लिनोलियम फ्रेडरिक बाल्टन ब्रिटेन 1860। लोकोमोटिव रेल रिचर्ड ट्रेकिथिक ब्रिटेन 1804। थर्मस फ्लास्क डेवार ने बनाया USA 1714। माइक्रोमीटर विलियम कोजेन ब्रिटेन 1636। साइक्लोट्रॉन लॉरेंस USA 1931। जेट इंजन फ्रैंक व्हिटले ब्रिटेन 1937। सौर मंडल कोपरनिकस पोलैंड का 1540। ग्रहों की खोज करी थी केपलर ने जर्मनी का 1601। स्कूटर जी ब्राइडा ब्रिटेन
1919। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया पॉल कोरोनो, फ्रांस का, 1907। और इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार ये सारा चीज़ था। अब देख लेते हैं 16 शॉर्टकट में। विद्युत यंत्र जो है मेनली इसका सिद्धांत और आविष्कार जो किया एक्यूमुलेटर, विद्युत ऊर्जा के सिद्धांत। इसमें क्या क्या है, विद्युत यंत्र के यंत्र वाला कौन कौन सा यंत्र, एक्यूमुलेटर ये विद्युत ऊर्जा को संचित करता है। अमीटर का काम क्या है, विद्युत धारा को एम्पियर में नापता है। कम्यूटेटर क्या हो गया, विद्युत प्रवाह की दिशा को मेनली बताता है। एसी डीसी में बदलने वाला उपकरण भी हो गया। और दूसरा है कि डेनियल सेल क्या होता है, डीसी को प्रभावित करने के लिए एक उपकरण है। डायनेमो क्या हो गया, डायनेमो जो होता है यांत्रिक को विद्युत एनर्जी में बदलता है। डायनेमोमीटर क्या होता है, इंजन द्वारा उत्पन्न की गई जो शक्ति होती है उसको मापती है। इलेक्ट्रिक मीटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करेगा। वॉन डी ग्रोफ जनरेटर ये क्या होता है, उच्च विभवांतर उत्पन्न करता है। वोल्टीमीटर क्या करता है, आवेश भिन्नता मापने का यंत्र है। और वाट मीटर विद्युत शक्ति नापता है। फ्लक्स मीटर क्या नापता है, मैग्नेटिक फ्लक्स की माप नापता है। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की प्रबलता नापता है, विद्युत धारा की जो प्रबलता है वो। ओम मीटर क्या नापता है, विद्युत प्रतिरोध। फिर इसके बाद है पोटेंशियोमीटर, विभवांतर नापने के लिए। ट्रांसफार्मर यानी कि एसी विद्युत वोल्टेज को कम या अधिक करने के लिए। ट्रांसिस्टर यानी कि करंट का विस्तार। ओंडोमीटर यानी कि ईएम तरंग यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तरंगों की आवृत्ति नापता है। इलेक्ट्रोमीटर मेनली विभवांतर मापने का यंत्र है। इलेक्ट्रोस्कोप विद्युत आवेश की उपस्थिति बताने वाला यंत्र है। ये किरण से संबंधित है, जैसे कि एक्टिनोमीटर क्या है, सूर्य किरण की तीव्रता नापेगा। एपिकिया स्कोप क्या होता है, वो पारदर्शी चित्रों को पर्दे पर उतारेगा। बिनोकुलर क्या होता है कि वस्तु को बड़ा करके दिखाएगा। कैथोड किरण की नली, उसमें मेनली कैथोड किरण की नली होती है। और इलेक्ट्रॉन ईटीसी के उत्सर्जन में काम आने वाला यंत्र है ये। एपीडियोस्कोप क्या होता है, चित्रों को पर्दे पे उतारेगा ये भी। फिर इसके बाद है नेप्थियोमीटर, इसका काम क्या होता है, प्रकीर्णन की माप करना। पेरियोस्कोप क्या होता है कि अप्रत्यक्ष चीज़ों को देखने के लिए। फोटो टेलीग्राफ का इस्तेमाल होता है फोटोग्राफ को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने के लिए। फिर इसके बाद है साइरेलियोमीटर क्या होता है, सोलर रेडिएशन को नापने के लिए। रेडियोमीटर होता है विकिरण को मापने वाला यंत्र। रिफ्रैक्टोमीटर के अपवर्तनांक नापता है। सेफ्टी लैंप क्या नापता है, सेफ्टी लैंप तो पता है। टेलीस्कोप की बात कर ली जाए तो दूर की चीज़ों को देखने के लिए टेलीमीटर, दूर के भौतिक घटना का अंकन करने के लिए टेलीमीटर। टेलीस्कोप टेलीमीटर अलग है। मानव के लिए भी है, जैसे कि कार्डियोग्राम मनुष्य के हृदय की गति नापेगा। कार्डियोग्राफ हृदय की गति को दर्शाने वाला ग्राफ बनाएगा। डायलिसिस मशीन जो होता है रक्त शोधन यंत्र होता है। इलेक्ट्रो मतलब एसिफेलोग्राफ यानी कि मस्तिष्क के विभव को बताता है। इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप अति सूक्ष्म जीवाणु को देखने के लिए। फिर इसके बाद है गेनोम यानी कि श्वसन गुणांक होता है एक तरह का, वो वाला मशीन। काइमोग्राफ क्या होता है, हृदय और फेफड़ा के गति का स्पंदन नापता है काइमोग्राफ। पॉलीग्राफ क्या होता है, पॉलीग्राफ जो होता है मेनली वो झूठ का पता करने के लिए होता है। स्फिग्मोमीटर यानी कि धमनियों में रुधिर का जो दाब है वो मेनली देखा जाता है। स्फिग्मोमीटर यानी कि नाड़ी धड़कन की तेज गति को देखने के लिए। स्टेथोस्कोप हृदय या फेफड़ा की आवाज़ सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं। अल्ट्रासोनोस्कोप यानी कि मस्तिष्क ट्यूमर का ये पता लगाता है। चाल गति ऊंचाई के बारे में देख ले तो यहाँ क्या एक्सेलरीमीटर यानी कि वाहन की चाल में वृद्धि करने के लिए। डायलिटोमीटर का इस्तेमाल करते हैं आयतन में परिवर्तन के देखने के लिए। फिर इसके बाद है पैथोमीटर समुद्र की गहराई। जायरोस्कोप यानी कि घूमती हुई वस्तु की गति। जैक यानी कि भारी चीज़ को उठाना। ओडोमीटर यानी कि पहिया द्वारा की गई दूरी को देखना। रडार से क्या होता है, दूर से आने वाले वायुयानों की डायरेक्शन को देखना। स्पीडोमीटर यानी कि ये होता है मोटर गाड़ी के वाहनों की गति का पता करना। टेकोमीटर यानी कि वायुयान का गति मापने वाला यंत्र होता है। टैक्सीमीटर तो ठीक है, नहीं पता। वेंचुरीमीटर क्या है कि द्रवों के प्रवाह की गति को नापता है। ध्वनि और तरंग के लिए भी यहाँ है, जैसे कि ऑडियोमीटर जो है वो ध्वनि की तीव्रता नापता है। मेगाफोन जो होता है, मेगाफोन वो ध्वनि को दूर ले जाने वाला यंत्र है। माइक्रोफोन क्या होता है, ध्वनि तरंग को मेनली विद्युत तरंग में बदल देता है माइक्रोफोन। फोनोग्राफ क्या होता है, ध्वनि लेखन में काम आता है। फोनोमीटर क्या होता है, ध्वनि की तीव्रता को माप के लिए। और हाइग्रोमीटर क्या होता है, वायुमंडलीय आर्द्रता नापेगा। हाइग्रोस्कोप क्या होता है, वायुमंडल की आर्द्रता में परिवर्तन देखेगा। मोनोमीटर क्या है, गैसों के दाब को पता करेगा। रेडियोमीटर क्या है, तो ये इंजन को ठंडा रखने में काम आता है। दूसरा है कि पायरोमीटर यानी कि उच्च ताप को नापता है मेनली।
ग्रामोफोन क्या होता है? अच्छा, ये हम दाबूशमा में आ गए। रेडियोग्राम और ये ग्रामोफोन क्या होता है? रिकॉर्ड में अंकित ध्वनि की तरंगों को पुनः जागृत करके सुनने के लिए ग्रामोफोन का इस्तेमाल करते हैं। ऊष्मा, तो एरोमीटर हो गया, बैरोमीटर हो गया। बैरोमीटर एक ये हो गया। फिर इसके बाद साइरोमीटर, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस है उसके आसपास का तापमान नापता है साइरोमीटर से। हाइड्रोफोन, हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर से द्रव्यों का अपेक्षित घनत्व पता चलता है। समय में दो है, पहला है तो क्रोमोमीटर, दूसरा है एक स्टॉप वॉच। ईटीसी, एस्केलेटर, चलती हुई यांत्रिक सीढ़ी जो उसको एस्केलेटर कहते हैं। ग्रेविमीटर, पानी के अंदर की तेल की जानकारी। लैक्टोमीटर, दूध की शुद्धता। एंड ये हो गया सिस्मोग्राफ, सिस्मोमीटर। और फिर इसके बाद है ओडोमीटर, ये वर्षा यंत्र है, वर्षा की गति को नापता होगा। शाइलोफोन मतलब क्या होता है? संगीत या वाद्य यंत्र होता है। आविष्कार, आविष्कार है ये जिसको किया गया था। नियम, सिद्धांत, ये सब रहा।